गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक राष्ट्रपति। समझ गए? आज राष्ट्रपति के विषय में समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तीनों का सामूहिक नाम संसद होता है। संसद कहते किसको हैं? तो वह संस्था जो पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करती है उसे संसद कहा जाता है। कानून का निर्माण 2 प्रकार के होता है। एक कानून का निर्माण होता है किसी प्रांत विशेष के लिए, जो उस प्रांत में लागू होता है। तो किसी प्रांत विशेष के लिए, जैसे बिहार के लिए जो बनाया जाएगा वह उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होगा। जो उत्तर प्रदेश के लिए बनाया जाएगा वह बिहार में लागू नहीं होगा, महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा। तो इस तरह से जो विधि बनाया जाता है कानून 2 प्रकार के, एक पूरे देश के लिए कानून बनाया जाता है जो पूरे देश में लागू होता है, और एक प्रांत के लिए बनाया जाता है। तो प्रांत के लिए कानून का निर्माण संबंधित राज्यों के विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, और वह कानून जो पूरे देश के लिए बनाया जाता है वह संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। तो संसद कहते किसको है? देखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों का सामूहिक नाम संसद है। अर्थात संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन के साथ साथ एक राष्ट्रपति भी होता है, वो संसद का अंग होता है। अर्थात संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और कार्यपालिका, देखिए कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है, एक केंद्रीय कार्यपालिका, एक प्रांत की कार्यपालिका। तो केंद्रीय कार्यपालिका का जो निर्माण होता है वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद व उसमें महान्यायवादी भी होते हैं। ठीक? तो इस तरह से राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। भारत में चूंकि संसदीय शासन व्यवस्था है, और जहां संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहां शासन सत्ता के प्रधान 2 प्रकार के होते हैं, एक नाम मात्र का प्रधान और एक वास्तविक प्रधान। भारत में नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है, इसे औपचारिक प्रधान भी कहा जाता है, ठीक, और संवैधानिक प्रधान भी कहा जाता है, और वास्तविक प्रधान भारत में प्रधानमंत्री होता है। तो अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अर्थात अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की जितनी, केंद्र की जितनी सारी शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति में निहित होगी, किंतु राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा स्वविवेक के अनुसार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कामों में सहायता और सहयोग करने के लिए एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। उसी के अनुसार राष्ट्रपति काम करेगा। तो अब आगे आइए, समझिए पहले केंद्रीय कार्यपालिका। देखिए, केंद्रीय कार्यपालिका का जो निर्माण होता है, या केंद्रीय कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका का कौन कौन सम्मिलित होते हैं? संघीय कार्यपालिका में, संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद व महान्यायवादी सम्मिलित होते हैं। तो यहां देखिए मैं लिख दिया हूं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो आप बताएंगे संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित कौन कौन होते हैं? तो संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री फिर मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद भी देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, एक केंद्र की मंत्रिपरिषद। तो यहाँ मंत्रिपरिषद का तात्पर्य केंद्र की मंत्रिपरिषद व महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन होता है इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी की वही योग्यता होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होती है, वही योग्यता महान्यायवादी की होती है। ठीक, अब हम चलते हैं राष्ट्रपति के विषय में समझेंगे। देखिए, राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक, जो कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, किंतु वह अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन
एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। अनुच्छेद 54 में कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। तो उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। उस निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं कौन कौन, ये आप ध्यान से सुनिए। उसमें लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन नहीं लेते हैं, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन नहीं लेते हैं, तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, जिसमें राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वह सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राज्यों के विधान परिषद, राज्यों में कुछ 6 राज्यों में विधान परिषद होती है, तो उस विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। एंग्लो इंडियन के भी सदस्य नहीं भाग लेते हैं। अब एंग्लो इंडियन के पद को भी समाप्त भी कर दिया गया है, आप लोगों को मालूम ही होगा। अब आगे आइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है। तो अनुच्छेद 55 में क्या है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अर्थात राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, वो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अर्थात देखिए, भारत में जो निर्वाचन होते हैं 2 प्रकार से, एक सर्वाधिक मत प्रणाली के आधार पर, एक अनुपातिक मत प्रणाली के आधार पर। तो सर्वाधिक मत प्रणाली मतलब जो सबसे अधिक मत पाने वाला व्यक्ति वह विजयी होता है। जैसे लोकसभा का निर्वाचन सर्वाधिक मत प्रणाली के आधार पर होता है, विधानसभा का निर्वाचन सर्वाधिक मत प्रणाली के आधार पर होता है, नगरपालिका का निर्वाचन सर्वाधिक मत प्रणाली के आधार पर होता है, नगर निगम का निर्वाचन सर्वाधिक मत प्रणाली के आधार पर होता है, ग्राम प्रधान का चुनाव सर्वाधिक मत प्रणाली के आधार पर होता है। ठीक, किंतु राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। मतलब कि राष्ट्रपति को प्रत्याशी राष्ट्रपति को जीतने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए वही उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति को उम्मीदवार, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जाएगा, या उसी प्रत्याशियों में उसी प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाएगा जो राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम 50% मत कम से कम हासिल करता हो। 50% से अधिक मत, भले एक ही मत अधिक क्यों ना हो। तो अब आगे आइए, राष्ट्रपति की पदावधि। देखिए, राष्ट्रपति की पदावधि कहा जाता है कि राष्ट्रपति जिस तिथि को पद धारण करता है उसी तिथि से 5 साल की अवधि तक वो अपने पद पर बना रहेगा। किंतु उसकी 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बाद भी, नींद आ रहा है क्या, जगे रहिए, तो उसी कार्यकाल के दौरान, मतलब कि राष्ट्रपति को कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रपति अपने पद को समाप्त को नहीं छोड़ता है। क्यों? जब तक दूसरा राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता है तब तक पहले का राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। अर्थात राष्ट्रपति का जो पद होता है वह कभी खाली नहीं रहता है। ठीक, तो राष्ट्रपति, फिर देखिए अनुच्छेद 57 में कहा पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। यदि राष्ट्रपति का एक कार्यकाल पूरा हो जाता है तो दूसरे कार्यकाल के लिए भी यदि वह चुनाव लड़ना चाहता है तो वह पात्र होता है। ठीक, इस तरह से भारत के राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा भी चुनाव लड़े थे और विजयी भी हुए थे। अनुच्छेद 58 में कहा गया राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, मतलब राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हताएं होती है कि व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हता का उल्लेख अनुच्छेद 58 में है, जिसमें कहा गया है अनुच्छेद 58 में कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, एक योग्यता। दूसरा योग्यता, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वह किसी लाभ के पद पर न हो। ये राष्ट्रपति क्या है, योग्यता है। आगे आइए, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति जब संविधान का अतिक्रमण करे या संविधान के अनुसार शासन करने में असंभव हो जाता है, अनुसार न करे, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा लगा करके उसे हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 72 में कहा गया क्षमा, दंडादेश के लघुकरण व निलंबन आदि की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। ठीक, अब आगे आइए, देखिए राष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता है, तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है और इसके साथ साथ शासकीय निवास भी मिला हुआ है राष्ट्रपति का।
जिसको कहते हैं राष्ट्रपति भवन। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने विवाद होते हैं उस विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब आगे आइए कि राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जानते हैं विशेष रूप से। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्य को मनोनीत करता है राज्यसभा में? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला और किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत करता है। अब देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान होता है और सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां क्या है? तो राष्ट्रपति की देखिए शक्तियों को दो भागों में बांटा गया, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, विधायी शक्ति और वीटो शक्तियां और न्यायिक शक्तियां आदि का उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति के सामान्यकालीन शक्तियों में कार्यपालिका संबंधी शक्ति में देखिए क्या क्या आते हैं। तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक। अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति के कामों में सहायता व सहयोग, अनुच्छेद आर्टिकल 74 है 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कामों में सहायता व सहयोग करने के लिए एक केंद्रीय मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। उसी के परामर्श पर राष्ट्रपति काम करेगा। उसके बाद देखिए सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत अनुच्छेद 75(1) में बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। और किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री, यहां भी देखिए राष्ट्रपति स्वविवेक से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति पर उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति करता है जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो, उसी को वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। मतलब कि अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक। प्रधानमंत्री की जब वो नियुक्ति कर देता है तब प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करने के लिए एक लिस्ट तैयार करके वो राष्ट्रपति को देता है। उसमें से न तो राष्ट्रपति एक मंत्री को बढ़ा सकता है और न ही उस लिस्ट में से एक मंत्री को घटा सकता है। तो प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए लिस्ट के अनुसार ही वह अन्य मंत्रियों को नियुक्ति कर देता है। आगे देखिए 75(2) में कहा गया है, अनुच्छेद 75(2) में कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रिपरिषद सभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अर्थात वे अपने पद पर तभी तक बने रहते हैं जब तक लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है, तभी तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। अगर 4 साल में बहुमत खो दिया केंद्रीय मंत्रिपरिषद तो 4 साल में ही सारे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा प्रधानमंत्री सबको। आगे आते हैं अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। देखिए, केंद्र व राज्यों के संबंध को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का भी अधिकार दिया गया है। अब आगे आइए विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां क्या है? देखिए, अनुच्छेद 79 में संसद के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के गठन का उल्लेख किया गया है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलाकर संसद के गठन का उल्लेख किया गया। तो राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। जिस तरह से संसद के 2 सदन होते हैं, 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के अंग होते हैं, उसी तरह से राष्ट्रपति भी संसद का एक तीसरा अंग होता है और यह संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति का और काम क्या है? अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों को आहूत करना। संसद के दोनों सदनों को आहूत करना। तो संसद के दोनों सदनों को कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति आहूत करता है। राष्ट्रपति संसद लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार है। वह सत्रावसान भी राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त बैठक भी राष्ट्रपति ही बुलाता है। जब लोकसभा में कोई विधेयक पारित हो जाता है और राज्यसभा में नहीं पारित होता है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को अनुच्छेद 108 के तहत वो संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक। आगे देखिए, राज्यसभा में 12 सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से संबंधित या कोई विशेष क्षेत्र से संबंधित है तो ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। इस तरह से आप ये विधायी शक्तियों के अंतर्गत आप पढ़ें। देखिए, वीटो शक्तियां, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त है। तो वीटो शक्तियां कौन कौन? अत्यांतिक वीटो शक्तियां, ठीक, निलंबनकारी वीटो, पहला अत्यांतिक वीटो,
ठीक, निलंबनकारी वीटो, फिर पैकेट वीटो, ये 3 प्रकार की राष्ट्रपति को वीटो शक्तियां प्रदान की गई हैं। देखिए अत्यंतिक वीटो क्या होता है? अत्यंतिक वीटो का मतलब ये होता है कि ये जब कोई विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में, तो उसके पश्चात लोकसभा केंद्रीय मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे देता है, ठीक, अर्थात लोकसभा भंग हो जाती है और नए केंद्रीय मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे देती है। और ऐसी परिस्थिति में फिर नए मंत्रिमंडल, नया चुनाव होता है, नए मंत्रिमंडल का गठन होता है। तो नया मंत्रिमंडल, नया जो मंत्रिमंडल होता है वो राष्ट्रपति को बोलता है जो नया मंत्रिमंडल होता है वो राष्ट्रपति को बोलता है कि आप इस पर सहमति देने के लिए, वो मना कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति में वह विधेयक क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अब देखिए आगे समझिए निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो क्या होता है? देखिए जब कोई लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। तो राष्ट्रपति के पास उसके कई विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे सकता है, राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोक सकता है, या राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास वापस भेज देता है, ठीक। तो मंत्रिमंडल यदि दोबारा उस विधेयक को पारित करके फिर राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति को दोबारा उसकी स्वीकृति देना ही पड़ता है। मतलब राष्ट्रपति द्वारा एक बार विधेयक को लौटाया जाता है, लौटाने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है क्या? निलंबनकारी वीटो, ठीक। अब देखिए जेबी वीटो, राष्ट्रपति की जेबी वीटो की शक्तियां जो राष्ट्रपति को प्राप्त है, इसे बोला जाता है पैकेट वीटो। तो राष्ट्रपति की पैकेट वीटो की शक्तियां क्या होती है? पैकेट वीटो का मतलब यह होता है कि जब विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के जाता है राष्ट्रपति के पास, वह विधेयक मतलब धन विधेयक से संबंधित ना हो और संविधान संशोधन से संबंधित ना हो, तो ऐसे विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा पारित कर देता है और राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर न तो वह सहमति प्रकट करता है, न ही उसे स्वीकृति प्रदान करता है और न ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, बल्कि वह ऐसे विधेयक पर मौन रहता है। वो कुछ नहीं बोलता है, ना तो हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, ना स्वीकृति देगा, ना अस्वीकृति प्रदान करेगा, ना सहमति बताएगा, वह चुप रहता है। इस तरह से क्या होता है कि वह विधेयक इसी तरह से चुप पे चुप वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राष्ट्रपति को संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति कितनी अवधि में देगा। इस तरह से वह विधेयक क्या होता है? समाप्त हो जाता है, ठीक। आप समझ गए तीनों, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पैकेट वीटो का शक्तियां राष्ट्रपति के 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्रदान की गई है। उसके बाद देखिए और क्या है? अध्यादेश जारी। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है राष्ट्रपति। जब संसद का एक सत्र अर्थात लोकसभा विघटन हो जाती है लोकसभा की, तो वह अब कानून की जरूरत पड़ती है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। फिर देखिए न्यायिक शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां के अंतर्गत क्या है? तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और अनुच्छेद 217 के द्वारा वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन? तो राष्ट्रपति करता है। इस तरह से न्यायिक शक्तियां भी आप समझ गए। और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा आदि की भी शक्तियां प्रदान की गई है, जिसे मृत्यु दंड की क्षमा को माफ करने, क्षमा या मृत्यु दंड को सजा को माफ करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है, या दंडादेश को वह लघु कर सकता है। यदि ज्यादा लंबा अवधि तक सजा है तो उसको कम कर सकता है, या कुछ समय के लिए वह उस पर रोक लगा सकता है। ये सब राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। अब जानिए, हम थोड़ा सा राष्ट्रपति के विषय में जानेंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। दूसरा प्रश्न है, भारत के वो कौन से राष्ट्रपति थे जो कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। तो भारत के 2 राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, ठीक। और वह कौन से राष्ट्रपति थे जो द्वितीय चक्र की मतगणना के दौरान विजयी जिनको घोषित किया गया? तो बीबी गिरी थे। बीबी गिरी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो प्रथम राउंड की मतगणना में विजयी नहीं हुए थे, वे दूसरी राउंड की मतगणना में विजयी हुए थे। बीबी गिरी कांग्रेस के प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया था, ठीक। और नीलम संजीव रेड्डी फिर दोबारा जो निर्वाचित हुए थे, नीलम संजीव रेड्डी, वो इनके बारे में आता है प्रश्न कि भारत के वो कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो नीलम संजीव
रेड्डी का नाम आता है। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे। देखिए, जब कार्यकाल के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी, एक कार्यकाल के दौरान, तो उस समय बीबी गिरी भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो जो राष्ट्रपति के मरने के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यकाल को देखता है, ठीक, अर्थात उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाता है, ठीक। और यदि उपराष्ट्रपति भी त्याग पत्र दे दे तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में देखता है। तो देखिए, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो, और फखरुद्दीन अली अहमद क्या थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, उस समय भारत के उपराष्ट्रपति बीबी गिरी, तो बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। तो बीबी गिरी को भी क्या था, तो एक राष्ट्रपति की जब मृत्यु होती है तो 6 माह के अवधि के अंदर दूसरे राष्ट्रपति को निर्वाचन कर लिया जाता है। तो बीबी गिरी को भी एक कार्यवाहक राष्ट्रपति तो बन गए थे, लेकिन बीबी गिरी इससे संतुष्ट नहीं थे, उनको एक अस्थायी राष्ट्रपति बनना था। तो उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया। तो अब देखिए, राष्ट्रपति की तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की तो मृत्यु हो चुकी थी, और दूसरे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, भारत के उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। तो ये इनको मात्र 6 महीना के लिए नहीं कार्यवाहक राष्ट्रपति से संतुष्ट हुए थे, तो इनको हमेशा के लिए राष्ट्रपति, मतलब एक लंबे अवधि के लिए बनना था। तो ऐसी परिस्थिति में इन्होंने सोचा कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो अब इन्होंने क्या किया कि जो बीबी गिरी थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, राष्ट्रपति की तो मृत्यु हो गई डॉक्टर जाकिर हुसैन की, और कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से भी उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, तो उपराष्ट्रपति के पद से। तो ऐसी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, वो कौन थे, तो फखरुद्दीन एम हिदायतुल्ला थे सर्वोच्च न्यायाधीश। एम हिदायतुल्ला क्या किए कि वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला और कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए। तो प्रश्न आता है कि सर्वोच्च न्यायालय को कौन न्यायाधीश थे, जो मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, तो एम हिदायतुल्ला का नाम आता है। तो ऐसी परिस्थिति में बीबी गिरी और चुनाव के लिए वो खड़े हो गए राष्ट्रपति के निर्वाचन में, और कांग्रेस की तरफ से नीलम संजीव रेड्डी खड़े हो गए। तो बीबी गिरी निर्विरोध खड़े हुए थे। तो बीबी गिरी जब ये बने दूसरे, तो बीबी गिरी नीलम संजीव रेड्डी को दूसरे राउंड की मतगणना में नीलम संजीव रेड्डी को इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पराजित कर दिया, और इस तरह से वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो गए। ठीक, अब आता है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी पहली महिला राष्ट्रपति। इतना समझ गया आप लोग। अब देखिए, इसके बाद क्या है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो देखिए, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है, जिसमें अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां, और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति युद्ध के समय करता है, युद्ध या युद्ध की आशंका या सशस्त्र विद्रोह होने पर अनुच्छेद 352 के तहत वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। उसके बाद राज्य आपातकालीन शक्तियां। राज्य आपातकालीन शक्तियों को राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। ठीक, जब संविधान के अनुसार किसी राज्य में शासन चलाना संभव नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अपील करता है, और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ठीक, फिर देखिए, तीसरा जो शक्तियां हैं आपातकालीन शक्तियां, वह वित्तीय आपातकालीन शक्तियां है। कौन है, वित्तीय आपातकालीन शक्तियां। तो मतलब ये समझ लीजिए कि आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन शक्तियां आती है। तो आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आती है नंबर 1 में राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां। फिर दूसरे में है राज्य आपात। इसका उल्लेख अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 352 में उल्लेख है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख। राज्य आपातकालीन शक्तियां, फिर तीसरा में वित्तीय राज्य आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 356 के अनुसार और 365 के अनुसार भी है। और वित्तीय आपातकालीन शक्तियां का उल्लेख अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपातकालीन, यदि आपको दिखेगा अच्छा से नहीं तो आप आवाज सुन के लिख लीजिएगा। वित्तीय आपातकालीन शक्तियां का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 360 में इसका उल्लेख किया गया है।
अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकालीन शक्तियां मतलब वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक भी बार नहीं घोषित की गई है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 352 के तहत। तो राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो जब दो देशों के बीच युद्ध हो रहा हो या दो देशों के बीच युद्ध की आशंका हो, जैसे दोनों देश, जैसे भारत की भी सेना बॉर्डर पर आ गई हो और चीन भी अपना मिसाइल तैनात कर दिया हो, तो भारत भी अपना मिसाइल तैनात करो, तो लग रहा है कि युद्ध की आशंका हो जाएगी, लेकिन युद्ध हो नहीं रहा। तो युद्ध होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। युद्ध की आशंका हो तो भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति, या सशस्त्र विद्रोह कहीं हो गया हो तो भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति। और राज्य आपातकालीन शक्तियां, जब संविधान के अनुसार शासन चलाना संभव नहीं होता है तब राज्य आपातकाल घोषित किया जाता है, अर्थात राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और कब? और ये 356 के अनुसार होता है, और 365 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब केंद्र के निर्देश राज्य मानने में असफल होता है। तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है राष्ट्रपति। वित्तीय आपातकालीन शक्ति, अर्थात जब वित्तीय साख खतरे में हो तब राज्यों में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अभी तक एक भी बार भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। ठीक, अब देखिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की भी शक्तियां प्रदान की गई है। ठीक, अर्थात राष्ट्रपति यदि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना चाहता है तो अनुच्छेद 143 के तहत वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, किंतु वह परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। ठीक, तो अब आगे आइए कि राष्ट्रपति का और काम क्या है। देखिए राष्ट्रपति का काम क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन? तो राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्य महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इंग्लिश में महान्यायवादी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भी उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक, अनुसूचित जातियों के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ठीक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति, विदेशों में भारत के राजदूत की नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी भी, राज्यों में राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो राष्ट्रपति, इस तरह से राष्ट्रपति के कई काम हैं, अभी आपने समझ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो काफी आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं अपने से पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, ओके बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, गुड नाइट।